वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो आपका 15 नवंबर से शुरू है। फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगा फ्रेंड्स कि आपका एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुसार से जीके जीएस जो भी है मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक बात और मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, और पुनः कहना चाहूँगा कि जीके जीएस है जो कॉमन होता है फ्रेंड्स, आपका एसएससी जीडी, बिहार पुलिस फायरमैन, रेलवे ग्रुप डी सभी में कॉमन होता है फ्रेंड्स। कोई ऐसा निश्चित नहीं कि आपका स्पेशल जीके एसएससी जीडी के लिए है या तो फिर बिहार पुलिस फायरमैन का है, ठीक है। इसलिए सभी विद्यार्थी शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आज के वीडियो में टोटल 55 क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस का, जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। और आपका फ्रेंड्स 13 तारीख से यानी सोमवार से मैं लाइव आऊँगा 8:30 बजे फ्रेंड्स। बहुत दिन से लाइव मैं नहीं आ रहा था, कुछ इधर डिस्टर्ब था फ्रेंड्स, लेकिन आपको 13 तारीख के सोमवार 8:30 बजे से लाइव क्लास में आऊँगा, तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। बहुत दिन से आप लोग कॉमेंट भी करके पूछ रहे थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? गेस करते चलिएगा। पहला का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो केरल हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका नोट्स में लिखा हुआ है कि केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कोची में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स आपका कि केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय देखता है? तो केरल का आपका हाईकोर्ट देखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है? इसमें से एक पुस्तक है जो आपका खुशवंत सिंह की नहीं है, कौन सा फ्रेंड्स? तो गेस कीजिए। 2 नंबर सवाल का था, देखिए आपका वी इंडियंस इनका है, खुशवंत सिंह का, याद करते चलेगा। दिल्ली एब नोवेल ये भी इनका है। द एंड ऑफ इंडिया ये भी है जो खुशवंत सिंह का है। जबकि आपका वुमन मैनी ह्यूज मैनी सेड्स ये आपका है जो खुशवंत सिंह का पुस्तक नहीं लिखा हुआ है। इसका लेखक कौन है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे, वुमन मैनी ह्यूज मैनी सेड्स भूपेंद्र सिंह की पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन मैनी ह्यूज मैनी सेड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। भूपेंद्र सिंह इस पुस्तक के लेखक है। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन है जो पुस्तक है जो खुशवंत सिंह का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वुमेन मैनी ह्यूज मैनी सेड्स इनका नहीं है। किनका है ये? तो भूपेंद्र सिंह का है। 3 नंबर सवाल को देखिए कि जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग का जब गठन किया गया था फ्रेंड्स, बनाया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 3 नंबर सवाल का गेस कीजिए। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, या इंदिरा गांधी? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका विश्व प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट्स में देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो 1979 ईस्वी में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। देखिए जो आपका मंडल आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 1969 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, किससे जुड़ा हुआ था ये? तो आपका सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान से के लिए आपका मंडल आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय संसद बीपी मंडल द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा आपका जब मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है। 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? गेस करते चलिएगा। ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, या नाइट्रोजन को, या मीथेन को? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 5 नंबर सवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। एक नेचुरल हिस्ट्री आता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिसका लेखक है प्लिनी है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो प्लिनी है, याद रखिएगा। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है?
6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, जुकाम किसके कारण होता है? ठीक है फ्रेंड्स, गेस कीजिए। जुकाम बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या कवक से होता है, या वायरस से होता है? तो देखिए सर्दी जुकाम जो होता है क्या होता है? वायरल होता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जुकाम होता है जो किसके कारण? तो आपका वायरस से होता है। 8 नंबर सवाल को देखिए, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, उर्दू मार देते हैं। ठीक है, उर्दू गलत हो जाएगा। मुगल काल में जो सरकारी भाषा थी वो फारसी थी। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट गेस कीजिए। तो दुर्गा ट्रिक से बताया था, दुर्गा जी कहाँ से आए थे? तो आपका ब्रिटेन से, यानी 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटेन से दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो आपका किसके सहायता से? ब्रिटेन से हुआ था। राउरकेला हुआ था जर्मनी की सहायता से। ठीक है, और बोकारो और भिलाई हुआ था किसके फ्रेंड्स? आपका पूर्वी सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सभी का याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? ब्रिटेन के। राउरकेला जर्मनी से। और बोकारो और भिलाई किसके सहयोग से? तो आपका सोवियत संघ रूस के सहयोग से। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? डेट के साथ आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो भगत सिंह की जो फांसी दी गई थी आपका, गेस कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? डर्मेटोलॉजी, झाड़ियों का, फेफड़ों का, त्वचा का, या पक्षियों का? तो देखिए डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आपका त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इबोला वायरस का आप लोग नाम सुने होंगे। तो देखिए जो इबोला वायरस का जो नाम लिया गया है फ्रेंड्स, एक नदी द्वीप के नाम से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से लिया गया है इबोला वायरस का नाम। तो 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए जो पपीता में पीला रंग होता है फ्रेंड्स, वो कैरिका जेनिथ के कारण होता है। ठीक है, कैरिका जेनिथ के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपका गाजर में जो पीलापन होता है फ्रेंड्स, वो आप कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा। दूध में जो पीलापन आता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, पूछा जाता है दूध में जो सफ़ेदी होती है, सफ़ेद होता है, वो किसके कारण होता है? वो केसिन के कारण होता है। ठीक है, दूध में सफ़ेदी जो होती है केसिन के कारण होता है, और दूध में जो पीलापन आ जाता है तो उसमें कैरोटीन की मात्रा आ जाती है। और गाजर का भी रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण, लेकिन पपीते में जो पीला रंग होता है किसके कारण? तो कैरिकाजेथिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कैरिकाजेनिथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, पूरा इसका क्या होता है? कैरिकाजेनिथ पिगमेंट की उपस्थिति के कारण आपका जो पपीते का पीला रंग होता है। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? पौधों का जल, तो वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, या मूल दबाव, या आपका प्रसारण दबाव? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रसारण दबाव के कारण पहुंचता है। पौधों का जल मूल रोमों तक आपका प्रसारण दबाव के कारण होता है। देखिए पौधों में दो उत्तक होता है फ्रेंड्स, एक जाइलम और फ्लोएम, बहुत बार बता चुका हूँ। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो जाइलम होता है जो फ्रेंड्स पेड़ पौधे के जड़ से जो आपका जल होता है, खनिज लेवल, वो सभी जगह पहुंचाता है। और ये जो फ्लोएम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम क्या है कि पेड़ पौधे के पत्ती में जो खाना बनता है ना, उसका संवहन फ्लोएम करता है। जाइलम है जो आपका जड़ से खनिज लवण जल का परिवहन करता है, फ्लोएम, जाइलम। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्लोएम के बारे में बताया फ्रेंड्स, फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, पौधा का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है? तो प्रसारण दबाव इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, और देखिए केशिकत्व वाला है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को केशिका दबाव वाला जानते हैं, जो लैंप के बत्ती में जो आपका तेल ऊपर चढ़ता है, ये सब केशिका दबाव के कारण होता है। लेकिन पौधों का जल मूल रोमों तक आपका प्रसरण दबाव के कारण होता है। ठीक है, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ये सभी है। अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम होने का कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान के कारण वर्षा नहीं होती है,
तेज हवा के कारण या निम्न आर्द्रता के कारण। तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ के जो वायु होता है, हवा होता है, उसमें आपका मॉइस्चर यानी आर्द्रता की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है कॉस्मस। कॉस्मस किस प्रकार का उपग्रह है? नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्मस किस प्रकार का उपग्रह है? गेस कीजिएगा। शैक्षिक उपग्रह है, जलवायु उपग्रह है, जासूसी उपग्रह है या भू स्थिर उपग्रह है? तो देखिए कॉस्मस एक प्रकार का जासूसी उपग्रह है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है फ्रेंड्स कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है फ्रेंड्स, सभी को पता है। तो उसको बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर महान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर सवाल को देखिए। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस कीजिए, इसका आंसर सही कीजिए। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता कहा जाता है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? कौन से वे दो राज्य हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान आपका क्या है, चक्रवात आते हैं? तो आपका 19 का हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका उड़ीसा और क्या, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? गेस कीजिए। जयपुर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या भुवनेश्वर में? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में ये स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? देखिए दक्षिण एशिया का कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एशिया नहीं कह रहा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखें। 21 का ये 22 नंबर सवाल देखें फ्रेंड्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है, इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो थार मरुस्थल को क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर के नाम सुनोगे फ्रेंड्स, तो कौन सा देश के दक्षिण में स्थित है? 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस के दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा सूक्ष्मतम मरुस्थल का नाम बताएं। थार, सहारा, अटाकामा या कालाहारी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा हो जाएगा। सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल अटकामा हो जाएगा, अटाकामा, यानी 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल फ्रेंड्स, कालाहारी में जो बूशमैन जनजाति रहते हैं, पूछा जाता है हमेशा, याद रखिएगा। बूशमैन जनजाति कहाँ होते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखें। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सरीसृप वर्ग के आपका जीव नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 का करेक्ट। अंटार्कटिका में आपका सरीसृप नहीं पाया जाता है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? चलिए, लोकसभा अध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का उपाध्यक्ष? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है जो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। 26 नंबर सवाल को देखें। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? 26 नंबर सवाल का गेस कीजिए। तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? आपका ये वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 27 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का? ये 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आपका 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर सवाल देखिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाते थे। औरंगजेब है जो कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे 29 का, तो ये आपका वीणा बजाते थे ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दोनों को याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है फ्रेंड्स, जिसे माना जाता है। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट मतलब क्या होता है, साधु होता है, ठीक है, यानी कि शिमला का साधु कहिए या महात्मा कहिए, तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये भी याद रखिएगा। तो 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्मिट ऑफ शिमला, यानी कि शिमला का महंत कहिए, साधु कहिए, जो भी, ठीक है। हर्मिट मतलब वही महंत या साधु होता है। 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था। 5 में, 1906 में, 11 में या 12 में। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा है जो आपका बंगाल विभाजन 1911 में कर दिया, विभाजन का रद्द कर दिया गया था आपका 1911 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 33 नंबर सवाल है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ठीक है। 33 का संसदीय प्रणाली है फ्रेंड्स, तो आपका चल जाइए आपका ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से आपका भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन अगर आपका रहेगा संघात्मक, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था रहेगा तो कनाडा से हो जाएगा, लेकिन संसदीय प्रणाली रहेगा तो आपका ब्रिटेन से हो जाएगा। बाकी तो आपका अमेरिका से बहुत कुछ ले गया फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद, फिर न्यायिक, न्याय से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सभी है जो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो सभी का कंसेप्ट याद रखिएगा। तो वहाँ संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर सवाल, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। तो मेघालय राज्य है जो आपका 1972 ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। देखिए मेघालय राज्य आपका 1972 से पहले मेघालय असम का एक भाग था। पहले किसका भाग था, आपका असम के भाग था, लेकिन 21 जनवरी 1972 में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया। ये भी पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया जो जनजाति है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपका मेघालय राज्य में ही आपका पाया जाता है, ठीक है। तो मेघालय अस्तित्व में कब आया था, तो आपको 1972 में। इसके पहले क्या है, 72 के पहले असम का ही एक भाग था। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए 42वें संविधान संशोधन के पहले तो आपका भारतीय संविधान में मौलिक एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं, 11वां मौलिक कर्तव्य होगा, अधिकार यहाँ गलत हो गया है, कर्तव्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कब जोड़ा गया, तो 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन के पहले तो आपका मौलिक कर्तव्य आपका भारतीय संविधान में नहीं था फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो 42वां संविधान संशोधन में आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो आपका 2002 ईस्वी में, याद रखिएगा 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 10 मौलिक, यहाँ पर देखिए सभी मौलिक मिस्टेक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए 11वां जो मौलिक कर्तव्य क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए राज्य सरकार का और प्रत्येक गार्जियन का यह कर्तव्य होता है कि 6 से लेकर करके आपका 14 वर्ष का जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाना, ये सभी का बना राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और अब प्रत्येक गार्जियन का एक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है।
यहाँ टाइपिंग से आपका मौलिक अधिकार लिखा गया, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितना होती है, 6 होती है ना फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य कितना वर्तमान में 11 है। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान में आपका जो मौलिक कर्तव्य है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए, 10 जोड़े गए थे, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य है जो आपका कब 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से प्रेरित है, यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कब जोड़ा गया, तो 46वें संशोधन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और न्याय से संबंधित या अमेरिका के संविधान से यानी कि यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। भिलाई इस्पात संयंत्र किस की मदद से स्थापित किया गया था। अभी मैंने सभी का बताया था फ्रेंड्स, भिलाई और बोकारो हो गया जो आपका किसके, रूस के सहायता से, और दुर्गापुर हो गया आपका ब्रिटेन के सहायता से, और राउरकेला जर्मनी के सहायता से। ठीक है, तो सभी का कॉन्सेप्ट याद रखें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भिलाई और आपका बोकारो है जो रूस की सहायता से स्थापित की गई थी। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा गन्ना भारत में कहाँ होता है, आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर सवाल। नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए जो नाचने वाला हिरण है फ्रेंड्स आपका मात्र एक प्रदेश है मणिपुर, वहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाचने वाला हिरण का असली नाम क्या है, तो सानगाई हिरण जिसे कहा जाता है। ठीक है, जो नाचने वाला हिरण है उसे क्या कहा जाता है, सानगाई हिरण है, जो कि मणिपुर के केबुल लाजमा और राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या था कि आपका कि नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मणिपुर। और मणिपुर में देखिए यहाँ पर मणिपुर में भी कहाँ, तो केबुल लाजमा और राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और जो नाचने वाला हिरण है फ्रेंड्स, ठीक है, नाचने वाला हिरण है उसका असली नाम क्या है, तो सानगाई हिरण उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, सानगाई हिरण कहा जाता है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 40 का गेस कीजिएगा। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई और यह भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट में है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 41 नंबर सवाल को देखें कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो जजिया कर को अकबर तो समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स आपका 64 में। जजिया कर को आपका अकबर ने 64 में समाप्त किया था, और पुनः किसने लगाया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जजिया कर को पुनः किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कराया था, तो शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखें। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर नोट्स में है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में सिपहिजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है जो आपका त्रिपुरा राज्य में है। अगला सवाल है कि स्टॉकहोम समझौते का संबंध किससे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। देखिए स्टॉकहोम समझौता है जो किससे संबंधित है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, पर्यावरण से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा स्टॉकहोम समझौता है जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना से संबंधित है। स्टॉकहोम समझौते। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, स्टॉकहोम समझौता एक अस्थायी समझौता है जिसका उद्देश्य अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से
पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। 45 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान MPNP किस राज्य में स्थित है? मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 45, तो आपका इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, मंडला प्लांट आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मौ से मंडला और मौ से मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर सवाल को देखिए कि जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ठीक है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो 46 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी ए आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका पश्चिम बंगाल में है, इसलिए 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। 47 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से दारोजी स्थूल भालू अभयारण्य किस प्रदेश में है? दारोजी अस्लोथ भालू अभयारण्य, दारोजी अस्लोथ भालू अभयारण्य किस प्रदेश में है? 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, दारोजी स्थूल भालू अभयारण्य कर्नाटक के बल्लारी जिले में है। जिला भी याद रखिएगा, ठीक है, राज्य के साथ साथ जिला भी याद रखिएगा कि दारोजी अस्लोथ भालू अभयारण्य है जो कर्नाटक के कौन सा जिले में है? तो बल्लारी जिले में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 48 को देखें कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए गेस कीजिए इसका आंसर आप लोग सही करें कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर जीव द्रव्य के कारण है, या पोषण के कारण है, या जैविक क्रियाएं के कारण है, या प्रजनन के कारण है। तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पोषण के कारण होता है, ठीक है, पादप और जंतु में। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है पादप जगत में क्या होता है, वो खाना स्वयं बनाते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके लिए, ठीक है। तो इसका पोषण और हम लोग का पोषण, जंतुओं का पोषण में काफ़ी अंतर है। तो मुख्य अंतर आपका यही पोषण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जितने भी हरे पेड़ पौधे जितने सभी हैं सभी को हम लोग क्या प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के रूप में रखते हैं, ठीक है, उत्पादक के रूप में हम लोग रखते हैं इसे, जितने भी हरे वनस्पति हैं। और जो जंतु है, जितने भी जंतु हैं फ्रेंड्स वो क्या है, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सिंपल है कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर आपका पोषण हो जाएगा। बाकी तो फ्रेंड्स आपका प्रजनन जैविक क्रियाएं सभी में होता है, लेकिन पोषण है जो मुख्य अंतर है। 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक इसमें से कौन है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स एशेरिका जीवाणु, ठीक है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो आपका एशेरिका जीवाणु है जो आपका प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखें कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है, किसके लिए? तो देखिए एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं वो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, तो किसके लिए? भोजन के लिए नहीं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, या छाया के लिए, या जल के लिए। तो देखिए जो आपका एपीफाइट्स के पौधे होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 50 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए, इसमें टोटल हम लोग 55 सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, 4 प्रश्न और बचा हुआ है। आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है, ठीक है, यानी कौन सी फफूंद यानी कवक। तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स आपका मार्केला, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्केला हो जाएगा। मार्केला को स्पंज फफूंद भी कहा जाता है, याद, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है, तो ऑप्शन में स्पंज फफूंद दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्पंज फफूंद मार्केला का मतलब होता है, ठीक है। मार्केला या स्पंज फफूंद एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो मार्केला यानी स्पंज फफूंद। 52 नंबर सवाल को देखें, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो पौधे का तने का उत्पाद कौन है? तो आपका हो जाएगा आपका सन पर्सन जो कपास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? गेस कीजिएगा, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष या 6 वर्ष। तो देखिए कुंभ मेला का आयोजन है जो 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखें,
तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद या अथर्ववेद से? तो ये आपका जो लिया गया फ्रेंड्स, आपका सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 55 को देखिए। 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका। तो रस्ट रोग किस में होता है? ये आपका गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में, यानी ऑप्शन नंबर डी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 50 प्रश्न थे फ्रेंड्स। और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपका 13 तारीख यानी कि सोमवार से, ठीक है, 13/9/2021 यानी सोमवार से मैं लाइव क्लास 8:30 बजे आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। और जो स्टूडेंट फ्रेंड्स एसएससी जीडी का और ख़ास प्रैक्टिस शीट करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में जा कर के जीके मास्टरमाइंड सर्च कीजिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर आपका एसएससी जीडी का भी स्पेशल प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है फ्रेंड्स। और बाकी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, आपका बिहार पुलिस फायरमैन का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का, सभी का उस पर धीरे धीरे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आप लोग प्रत्येक दिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पढ़ने में वहाँ पर मजा आएगा। सभी का आंसर छिपाया हुआ रहता है फ्रेंड्स, इससे आपका तैयारी का लेवल भी पता चलता है। ठीक है, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जाकर के प्रत्येक दिन जरूर पढ़ाई करिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।